हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है उसमें हमसे पूछ रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए भैया लिमिटेशंस जानते हैं हम कूलम्ब्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है। पहले तो ये बताओ लिमिटेशंस वर्ड का मतलब समझते हो? लिमिटेशंस वर्ड का मतलब समझते हो? लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां, है ना। या मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जैसे कोई तुमसे ज्यादा चैट रहा है, तो अपन उसे एक डायलॉग देते हैं, ओए लिमिट में रह। लिमिटेशंस एक लेवल तक गाड़ी दे, बातें ऊपर की गाड़ी मत दियो, झेल नहीं पाएंगे, भूसा लाते जाएंगी। सही बोल रहा हूं ना? बात समझ में आ रही है? तो उसकी लिमिट है कि भैया एक लिमिट तक तो बोल, बाकी बात नहीं। हाँ, समझ रहे ना मेरी बात को? तो दैट इज लिमिटेशंस। समझ में आई बात? लिमिटेशंस क्या होती है मैं आपको बताऊं। तराजू होते हैं, तराजू बैलेंस, तराजू है। तराजू अगर आप समझते हो तो एक बात बताओ, एक तराजू है उस पर लिखा है 5 किलोग्राम के लिए, है ना। यानी दैट बैलेंस इज मेड फॉर द वेट ऑफ 5 kg अप टू 5 kg, राइट। अब अगर मैं चाहूं कि बातें 2 किलो वजन तोलवा चाहूं तो वो तराजू तौल देगी का? तौल देगी। मैं बातें चाहूं 4 किलो वजन तोलवा, तौल देगी का? तौल देगी। मैं बातें यूं चाहूं कि एक आलू को बोरा है भाई, तौल दे, वो तराजू तौल देगी का? तराजू टूट के हाथ में आ जाएगी। सही बोल रहा हूं? तो वो तो 5 किलोग्राम क्या हुआ, उसका एक लिमिटेशन हुआ कि भैया इसकी औकात 5 किलोग्राम तक की है, जाते ज्यादा वजन नहीं तौल पावेगी। समझ गए? एक और बात, चलो ठीक है, जो मैंने मान ली बातें, अगर मैं अपनी चांद का एक बाल तोड़ लूं और वह बाल को वजन नापूंगा 5 किलोग्राम, भाई तराजू ते नाप लेगी का? नहीं नाप पाएगी, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव नहीं है। समझ में आ रही है बात? यानी उसकी एक लिमिट है कि भैया कम से कम इतने तौल लो, ज्यादा से ज्यादा इतने तौल लो तो वो तराजू तौल पावेगी। बातें ज्यादा कम है तो नहीं तौल पावेगी, बातें ज्यादा है तो नहीं तौल पावेगी। भाषा समझ में आई कि नहीं आई? यानी हर चीज की एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है, एक सरहद होता है। तो लिमिटेशंस वर्ड का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है ना। तो सुने, मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? तो भैया मैं ज्यादा समझतना नहीं, मैं मूड में हो तो दद्द, पर मैंने 2 दिन पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ो है। कूलम्ब्स लॉ तुमने तो पढ़ो है कोई माइकल आल जो मुझे बता दे कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट? कुशवाहा जी ने हैंड रेज किया है, सुनाओ भैया कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट। माइक ऑन को। रागिनी आप सुनाओ कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट। बस हो गया, आ गई लिमिटेशंस, खत्म। कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा था तो आप बोलते थे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन विच इज एक्टिंग बिटवीन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। बस ये 2 पॉइंट लिखे हैं ना, स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस। ये 2 लिमिटेशंस हो गई भैया, ये 2 लिमिटेशंस हो गई। कूलम्ब्स लॉ में थी मैंने लिमिटेशन निकाल दी, क्लियर। यानी देखो भैया, आप जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे तो ऐसे 2 चार्जेस बनाते थे, है ना, और ये चार्जेस धरे रहते, चल तो नहीं रहे थे। यानी कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टैटिक चार्जेस, क्लियर। कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्जेस विच आर इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन बोले तो स्टैटिक पोजीशन। समझ में नहीं आई बात? क्लियर। तो कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रेस्ट चार्जेस, या कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्जेस विच आर इन स्टैटिक पोजीशन। चाहे जैसे बोल दो, बात एक ही है। समझ में आई बात कि नहीं आई? दूसरी बात, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। ये जो चार्जेस है वो पॉइंट साइज के हैं, इसलिए कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट निकल के आगे लिमिटेशंस के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ जो है, तो ये जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। कैसे फोर्स हैं? लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। इनकी जो रेंज होती है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर टू सम किलोमीटर्स तक होती है। इसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 10⁻⁻15 मीटर टू सम किलोमीटर्स। लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। इसको मतलब समझे, रेंज समझते हो? रेंज जी देख रहे हो जी, मेरे हाथ में क्या है बताओ?
बंदूक। क्या है ये? बंदूक। दिख रही है बंदूक? क्लियर? बंदूक है। अब मान के चलो तुमने टेस्ट नहीं दिया है तो मुझे तो गोली देनी पड़ेगी तुम में। क्लियर? और इस बंदूक की रेंज 5 मीटर है, यानी 5 मीटर के इलाके में कोई भी आएगा तो उड़ा दिया जाएगा। तुमने टेस्ट दौड़ाना है तो तुम कितने मीटर पे खड़े रहोगे? अबे 6 पे क्यों होगा सचिन? ये तुम वो खिलाड़ी दे रहे हो, से हाल ही उचक के 6 पे पहुंच गए क्योंकि माले में गोली लगेगी नहीं, क्योंकि इसकी औकात ही 5 मीटर की है ना। और बेटा पढ़ा तो हम ही रहे हैं तुम्हें, तुम्हें का गोली वहीं खड़े खड़े देंगे, मैं भजत वो गोली देंगे। क्लियर? खैर चलो जो भी है, जोक्स अपार्ट, कम टू द पॉइंट। लिसन, तो क्या है, इसकी रेंज अगर 5 मीटर की है तो 5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कोई बंदा होगा तो ये गोली उड़ा पाएगी उसको? नहीं उड़ा पाएगी, है ना। क्लियर? नहीं उड़ा पाएगी। लेकिन अगर बंदा 5 मीटर से कम डिस्टेंस पे है तो ये गोली उड़ा पाएगी? निशाना सही है तो उड़ा पाएगी। सही बोल रहा हूँ मैं? क्लियर? वैसे निशाना तो अपना अचूक है, तो फिलहाल मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, जैसे मैंने अभी तराजू का बताया था कि तराजू मेरे बाल का वजन नहीं नाप पाएगी, या 5 किलो से ज्यादा अगर 40 किलो का कट्टा तोलना है तो नहीं तोल पाएगी। तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है एक, है ना। उस रेंज के बीच में अगर वजन होगा तो वो तोल लेगी, लेकिन उसके बियॉन्ड जाएंगे तो वो तराजू काम नहीं करेगी। इन द सेम वे अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम से कम 10 टू द पावर -15 मीटर होना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ किलोमीटर तक होना चाहिए, तो ये कूलाम्स लॉ काम करेगा। लेकिन अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर से कम हो जाए या कुछ किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो कूलाम्स लॉ फेल हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको। आप तो गोली मारो, इतना लिख देना, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्सेस, खत्म, दैट्स ऑल, है ना। और बाकी का अगर कोई ज्यादा जानना चाहे रेंज कितनी होती है तो ये लिखा है 10 टू द पावर -15 मीटर टू सम किलोमीटर, सब लिखा हुआ है आपके नोट्सों में। क्लियर? तो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्सेस। आगे बढ़ू, बात समझ में आ रही है? अगली बात है, इसका लिमिटेशन जो है, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। क्या लिखा हुआ है? इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को मैं बताऊं आपको, और आप लोग भविष्य के लिए भी समझ लें इस बात को। मैंने कूलाम्स लॉ कल पढ़ाया था, तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया था। मैंने बोला था कि कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है बेटा, 1/4πε0 के Q1 Q2 r²। बताया था आपको फॉर्मूला कूलाम्स लॉ। और फिर मैंने क्या दिया था, जब इसे प्रूव कराने की बात आई थी तो मैंने जई थे देख देख के मैंने तुम जो कह दी, जे इक्वेशन 1 है गई, फिर जे इक्वेशन 2 है गई, फिर दोनों इक्वेशंस को अपन ने कंबाइन कर दिया था। सीन समझ में आ रहा है आपको? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रही है? पहले मैंने ये याद करवा दिया, फिर मैंने इसी के आधार पर ये समझा दिया। बॉस, मैंने आपको जो समझाया ना वो सीधा नहीं समझाया, उल्टा समझाया। मैंने पहले फॉर्मूला याद करवा दिया, और फॉर्मूला याद करवाने के बाद जई में तो स्टेप उतरवा दे, कायदे से पहले ये आया होगा या ये आया होगा। पहले तो ये आया होगा ना, तो जे कांते धर दे, जे तो मेरे पास तो नहीं, जे तो इसको प्रूव करने के बाद आया है, जे तो था ही नहीं मेरे पास। सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं ना? याद करने के लिए अच्छा है मैंने उल्टा पढ़ा दिया, आप समझ भी गए, सीख गए, सब ठीक है, बढ़िया है। लेकिन वास्तविकता में पहले ये आया। अब साला आफत ये है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया? तो भैया ये आया है एक्सपेरिमेंट से। साइंटिस्ट कूलाम ने जब ये लॉ बनाया है तो उसने अपनी पूरी थीसिस लिखी है, उसमें ये सारे रीजन दिए कि जे कैसे यहाँ हुए, जे कैसे यहाँ हुए। तो ये सारी चीजें जो हमें मिली हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। क्लियर? तो इसीलिए हमने ये लिमिटेशंस में लिख दिया, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। क्लियर? और एक बात बता दूं भविष्य के लिए भी, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ऐसी क्रांति मचती होगी कई बार, सुन लो। जहां कहीं भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस तरीके से कि जैसे पहले फॉर्मूला याद करवा दिया और फिर ये ऐसे इसी में से देख देख के ये बना दिए, तो ये समझ जाना कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन है जो आपको बताया नहीं गया और ना ही आपको बताने की जरूरत है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आपको डायरेक्ट ऐसे ही समझना है। कई बार आपने घरों में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कई बार कुछ ऐसी चीजें आपसे पूछ बैठते हैं तो आप लोगों को बोलना पड़ता है, बेटा ये आप जब बड़े हो जाओगे ना तब समझाएंगे। होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है कि नहीं होता? सेम वे क्या होता है, ये पूरी धर्म संकला यहाँ नहीं खोली जाएगी। जैसे जैसे आप हायर स्टडी करेंगे ना तो उनमें फिर इन बातों के मतलब भी आएंगे कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ही क्यों लिखा गया, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² ही क्यों लिखा गया। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती हैं। क्लियर? इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। होप यू अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रही है सभी को? आगे की बात करता हूं, अगले लिमिटेशंस की बात करता हूं।
अगला लिमिटेशन हमसे ये कहता है कि जैसे दो चार्ज हैं, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ठीक है, इन पे कोई सिंबल तो मैंने लगाया नहीं है, ना पॉजिटिव लगाया ना नेगेटिव लगाया है, राइट। तो मैं दोनों पे पॉजिटिव, जब कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते। चलो इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर, सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो भैया, बात समझ में आ रही है ना, आ रही है। अब वो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों चार्जेस के पास ये जो रीजन है, ये जो विसिनिटी है, विसिनिटी का मतलब होता है रीजन, क्षेत्र, एरिया, है ना, इन दोनों चार्जेस की विसिनिटी में अगर कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए, इन दो चार्जेस की विसिनिटी में अगर कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए, तो ये जो तीसरा चार्ज है ना, वो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। समझ में आ रही है बात? लिसन लिसन, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये बात सही है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला चार्ज इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर है? यानी ये इस पे फोर्स लगाएगा अलग बात है, ये इस पे फोर्स लगाएगा अलग बात है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। ये समझ में आ रही है बात? कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। सीन क्लियर है? यानी दो चार्जेस के पास अगर कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए, तो वो तीसरा चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, तो लिमिटेशंस में आपने क्या क्या देखा? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्जेस विच आर इन रेस्ट पोजीशन या स्टैटिक पोजीशन। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, range is 10 to the power minus 15 meter to some kilometers, right? It is based on experimental results. क्लियर है? और ये तीसरा ये वाला हो गया, दो चार्जेस के पास अगर कोई तीसरा चार्ज रख देते हैं, तो तीसरा चार्ज उन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फटाफट जल्दी से लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, सबके पास नोट्स तो है ना यहाँ पर? चलो मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, कुछ लोग नए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपके नोट्सों में दिया है, दैट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जरा, यही दिया हुआ है ना, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, फील्ड तो आप समझते ही हो, क्षेत्र, एरिया, जगह, है ना? एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को फील किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? द फील्ड where we can feel the effect of electricity is called electric field। समझ में आया आपको? अब यहाँ से आसान हो गया, थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेस देंगे, ध्यान देंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है? the field where the effect of electricity can feel is called electric field। got it guys? क्लियर? ऐसा फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फील किया जा सके, that is called electric field। समझ गए डेफिनेशन? एक और डेफिनेशन है जो मैं आपको लिखाऊंगा, पहले सुन लो उसको, ठीक है? वो आपके नोट्सों में लिखी नहीं है। ये तो मैं समझ गया कि द फील्ड वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट, जैसे मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बारे में आप जानते हो इसलिए मैग्नेट ले रहा हूँ, राइट? तो मैग्नेट के आसपास ये लोहा लंगड़ा अगर रख देता हूँ, तो मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है कि नहीं खींच लेता है ना? तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेट के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो ये मैग्नेट इसको खींच ले रहा है। अगर लोहा यहाँ रखा हो मैग्नेटिक फील्ड के बाद, तो ये मैग्नेट खींच ले होगा, जाए खींच ले होगा, नहीं खींच पावे वो। समझ में आ रही बात? तो द फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए मैग्नेट जिम्मेदार है। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? चार्ज। क्लियर? द रीजन अराउंड द चार्ज, द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन फील इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट गाइस? मैं बार बार पूछूंगा आगे से, किसी भी जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? तो आप बोलना चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड काय की वजह से पैदा होते हैं? चार्जेस की वजह से पैदा होते हैं। किसकी वजह से पैदा होते हैं? चार्जेस की वजह से पैदा होते हैं। बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो मैं एक बार लास्ट बोल रहा हूं, समझ लो, फिर उसे अपने नोट्सों में लिख लेना। द रीजन अराउंड द चार्ज, द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन फील इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, है ना? तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज।
कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसकी प्रॉपर्टीज हमें समझानी है। सारी चीजें कहीं भाड़ में, अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता है। अपने को क्या समझना है, ध्यान से देखें ऑन द बोर्ड। भैया मैंने बचपन में ये पढ़ा था, मैंने 9th 10th पास करी थी, तो मुझे इतना पास नहीं करी थी एक्चुअली, आप लोग प्रमोट हुए थे, है ना, झूठ क्या बोलूँ मैं। तो ये मैग्नेट है, ठीक है बॉस, क्या है ये, मैग्नेट। मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ वैली, आपने बोला था मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने बोला था कि नहीं बोला था भैया, मैग्नेट के चारों तरफ कौन सा फील्ड होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। सीन क्लियर है, दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपर, मैग्नेट के चारों तरफ कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ ऐसा होता है जो होता तो है नजर नहीं आता, जो होता तो है पर नजर नहीं आता। जैसे अपन बोलते हैं ना, भूत होते तो हैं पर नजर नहीं आते, समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ ऐसा होता तो है पर नजर नहीं आता, तो फिर होता कौन है, होता कौन है, फिर होता कौन है, ये हमें पता करना है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जब मोए खोलो और बोलो, कौन होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो होती तो हैं पर नजर नहीं आती, है ना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। क्लियर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। क्लियर। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं पर हमें नजर नहीं आती। सीन क्लियर है भैया, ओके। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। जैसे मैंने बोला था चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है ना, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और उस जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर। तो समझते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे हम सभी लोग। क्लियर। तो ये देखिए, मैंने यहां पर ये कंडक्टर बनाया हुआ है, सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जैसे ये मैंने कोई कंडक्टर बना दिया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाती हैं। ये अंदर नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के अंदर नहीं होती, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैग्नेट के अंदर थी या नहीं थी, थी। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। अगली बात गौर से देखिएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से शुरू हुई, ऐसे आई और फिर इसके अंदर भी थी तो यहां पे आके ही खत्म हो गई। तो ये पूरा अपने आप में जो कर्व बन रहा है ये क्लोज्ड कर्व है। ये कैसा कर्व है, क्लोज्ड कर्व है। इधर आओ, ये यहां से शुरू हुई, यहां पे आके खत्म हो गई, अंदर तो नहीं गई, अंदर तो नहीं गई, तो कर्व केवल इतना ही बना। तो ये कैसा कर्व है, ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है, ओपन कर्व है। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व। क्लियर। लिसन लिसन लिसन, ओपन कर्व है, ये समझ में आ गया। कर्व इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कर्वेचर शेप है, ये भी समझ में आ गया होगा। ओपन है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये कर्व ऐसा है या ऐसा है, कैसा है इन दोनों में, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा है, ऐसा शेप है ना। तो ये स्मूथ है, ये रफ है, तो कैसा सरफेस है, ये कैसे कर्व है, स्मूथ कर्व है। तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो होंगी ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। कोई पूछे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक सीन क्लियर है, हाँ ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे की बात पे आता हूं। सुने भैया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर
यहां पर ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं होती हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है? ओपन कर्व है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इधर आओ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती हैं। राइट? क्लियर है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। समझ में आ गया? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर है? इतने पॉइंट समझ में आए आपको? मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं अभी, क्योंकि इसमें और भी चीजें समझानी पड़ेंगी मुझे, उसके बाद आऊंगा इस क्वेश्चन पे। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर? तीसरी बात, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व। 3 पॉइंट समझ में आए? ऐसे ही यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व। क्लियर? इसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट। इतनी बात समझ में आई का? पहले मुझे बताओ, समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप एक काम करो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बाद एक क्वेश्चन और होगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करो पहले, उसके बाद आएंगे इस पे, है ना, क्योंकि इसमें भी और भी चीजें समझानी पड़ेंगी मुझे, तब समझ में आएगा आपको। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, गो थ्रू इट। तो डिफरेंस हम सब लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो बहुत 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 जरूरी चीज बता रहा हूं, पूरे फिजिक्स में लगेगी, आगे आने वाले हर चैप्टर में लगेगी, हर एक दिन के बाद ये चीज यूज होगी। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसलिए ध्यान से समझ लेना। ठीक है, सुने, सीधा सा फंडा है। आप एक बार बताओ, पतंग उड़ा लेते हो? पतंग पतंग उड़ा लेते हो? ना उड़ा, टेसू के टेसू ही रहोगे जिंदगी में, पता नहीं कब सीखोगे। पढ़ते ही रहते हो 24 घंटा, जी क्यों रहे हो तुम? पढ़वे के लिए। लिसन लिसन, जब भी हमें पतंग उड़ानी होती है, तो जितने भी यहां पर पतंगबाज हैं, तो वो जब पतंग, एक सेकेंड, वो जब पतंग उड़ाते होंगे, तो पतंग उड़ाने से पहले वो क्या करते हैं? मालूम है क्या करते हैं? कोई बता सकता है? काफी सारे हैं पतंगबाज यहां पर। तो वो क्या करते हैं, जैसे अपने हाथ में मट्टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मट्टी ले ली, और जैसे ही मैंने मट्टी छोड़ी हो, तो मट्टी उड़ाएगी, मट्टी जालंग उड़ रही है, तो जाकर मतलब हवा जालंग बह रही है। सही बोल रहा हूं ना? मट्टी अगर जालंग उड़ रही है तो हवा जालंग की बह रही है? नहीं। अच्छा, तो मतलब मट्टी अगर जालंग उड़ेगी तो जाकर मतलब हवा जालंग बह रही है? अच्छा, तो जान तो इतने डाउटफुल क्यों? बोलवे कर रहा। क्लियर? तालंग मट्टी उड़ रही है, तैलंग एयर फ्लो की डायरेक्शन होगी। सही बोला ना? क्या बोला मैंने? तालंग मट्टी उड़ाएगी, वो एयर फ्लो की डायरेक्शन होगी। सही बोला? तो किसी भी जगह एयर फ्लो की डायरेक्शन पता करने के लिए हमको मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बोलो भैया, है ना? इसको थोड़ा टेक्निकली बोलूं तो मिट्टी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही एयर फ्लो की डायरेक्शन होती है। सही बोल रहा हूं, है ना? तो किसी भी जगह एयर फ्लो की डायरेक्शन पता करने के लिए हमें मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस बात का पता करने के लिए हमको पॉजिटिव चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ता है। काय का इस्तेमाल करना पड़ता है? पॉजिटिव चार्ज का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठीक है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है। चार्ज के चारों तरफ क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, आपने बोला था, है ना? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा हो जाएगा इसके चारों तरफ। आप किसी ने पूछा भैया इस चार्ज के कारण
इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? ध्यान से देख लेना वरना फोड़ूंगा, बाद में पूछूंगा चुन चुन के एक एक से, ठीक है? इसलिए ध्यान से देख लेना। तो किसी ने भी पूछा ये जो चार्ज है इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, तो सुन लो भैया, नियम कायदा कानून, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पर हम हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी +1 कूलम का चार्ज मान लेते हैं, ठीक है? ओके, मान लिया। अब भैया ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, कैसा फोर्स लगेगा बताओ? एहे या एहे, कहे, एहे, क्लियर है? एहे, तो जे कितको जागो, जे कौन सी लंग जागो? जा लंग जागो, तो यानी इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझ गए? कहने का तात्पर्य यह कि जिस प्रकार मिट्टी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता था वही एयर फ्लो की डायरेक्शन होती थी, ठीक उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स, हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बात समझ में आई सभी को? सीन क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। समझ गए या नहीं समझे? फिर से बता रहा हूं, दो बार और बताऊंगा, उसके बाद पूछूंगा और फोड़ूंगा। क्लियर? ये -q चार्ज है। किसी पट्टे ने पूछा बता भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? जो लोग समझ गए बताना जरा इशारे से, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? हाँ, वेरी गुड, कुछ लोग सही समझ गए। जो लोग नहीं समझे फिर से देख लें। जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है वहां +1 कूलम चार्ज मान लेते हैं। मान लिया +1, माइनस प्लस, कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा, तो जे कितना जाओ? जे वारो एहे जाओ या एहे जाओ? एहे जाओ, तो जे डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आई बात? शुद्ध देसी भाषा में अगर बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। समझ गए? सीन क्लियर है? एक बार और बताऊंगा फिर आपसे पूछूंगा और फोड़ूंगा कसम गंगा मैया की। और वैसे एक बार ना बता रहा तो मैं ही बताइए, ये +q चार्ज है। किसी पट्टे ने पूछा कि भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, तो बताओ जरा इशारे से किधर होगी? हाँ शाबाश बच्चा, तो तुम अच्छी हो, ऐसी बात रहने। प्लस मान ली, प्लस रिपल्सन, तो जी तुम जाओ, तो जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तंत पढ़ रहा हो कि ना पढ़ रहा हो? पढ़ रहा है? क्लियर है? ऐसा कर लोगे भाई सु? ठीक है, बताइए ना, देखो कौन सा बता रहे हो मुंह पे थे। -q चार्ज है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहां होगी बता? हाँ ऐसे यो में ये कहना चाहते थे, पर मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये -q चार्ज है, जा पॉइंट पे डायरेक्शन कहां होगी बताओ? हाँ थोड़ा तिरछे में होगी, प्लस मानेंगे तो माइनस प्लस अट्रैक्शन, तो ये हो जाओगे, तो ये है गई। समझ गया ना? ऐसे कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का पक्का? क्लियर? तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पॉइंट पर, समझ गए ना, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? रोज रोज पूछवे करेंगे, रोज रोज। क्लियर? तो बता देवे करिए तुम रोज रोज है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग वहां पर क्या मानते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, है ना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जो बोला पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, पहले ये बताओ, पड़ गया पल्ले? अगर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लूंगा तो आप मुझे बता दोगे? आप मुझे बता दोगे? अच्छा ठीक है, देखें लेते हैं हवाल, देखें कौन सा बता रहे हो, बताइए उन्हें। जाए अगर तुमने बता दो तो फिर नहीं पूछूंगा मैं, बताओ सही बताइए। ये +q चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी? है? ऐसे ऐसे न्यो कह रहे हो, न्यो में क्योंकि प्लस मानेंगे, प्लस रिपल्शन होगा तो ये न्यो जाएगा। समझ गया ना मेरी बात को? सीन क्लियर है? तो आपको इतना तमीज आ गई है कि किस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो वहां पॉजिटिव मान लेते हो गए, है ना? तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती होगी। आ गई ना सेकंड में समझ में कि ना नहीं आई? है? ठीक है, अच्छी बात है। तो आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीख गए हैं, समझ में आ गई होगी सबको बात। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। पूछूंगा मैं अभी 10 मिनट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस्तेमाल में आएगी, ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जितना टाइम है उस टाइम में आपको एक डेफिनेशन क्लियर करके दे रहा हूँ आज, ठीक है? फिर उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग कल देखेंगे, ध्यान से देखिए। अब एक बात और जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिन लोगों ने 11th अच्छे से पढ़ी है वो सब जानते हैं, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी वो लोग सुन लें। ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालन खींच रहा 5 न्यूटन थे, और बिल्ली जा ऑब्जेक्ट है जई लंग खींच रही है 3 न्यूटन थे।
बता सकते हो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। क्या कर रही हो स्नेहा? 0 कैसे हो जाएगा? जिन लोगों ने भी 8 न्यूटन बोला है वो सब सही है। 8 न्यूटन भैया, सेम फोर्स लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स हो गया 8 न्यूटन। यानी कहने का तात्पर्य है जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाता है, सम हो जाता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? क्लियर? और यही बात है वालियों बोलते जी, एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालन खींच रहा 5 न्यूटन थे, बिल्ली जालन खींच रही है 3 न्यूटन थे, तो जाको नेट फोर्स कितने गए? आप कितने गए नेट फोर्स? 0 कैसे आ जाएगा भैया? 5 थे कोई चीज जालंग ताकत लगा रही है, कुत्ता खींच रहा 5 न्यूटन थे जालंग, और 3 न्यूटन से इसका अपोज हो रहा है, तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट जाएगा किस तरफ? कैसे जाएगा ये ऑब्जेक्ट? इधर की तरफ जाएगा। कितने न्यूटन से जाएगा? कितनी ताकत से जाएगा? 2 न्यूटन से जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ में आई बात? 2 न्यूटन कैसे आया? बोलो भैया, काहुआ को परेशानी है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो माइनस हो जाते हैं। इसका नेट आंसर हो गया 8 न्यूटन और इसका नेट आंसर हो गया 2 न्यूटन। समझ में आई बात? और डायरेक्शन इसकी किधर होगी? ऐसे या ऐसे? कैसे होगी डायरेक्शन? ऐसे, जालंग जागो, है ना? ऐसे। सही बोल रहा हूं ना? समझ में आई बात? मैं बार बार बोल रहा हूं, रोज रोज ये चीजें नहीं बताऊंगा, सब 11th की चीजें हैं, चाहो तो नोट डाउन कर लो। ये कुत्ता है, कुत्ता ना मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है, बिल्ली इधर खींच रही है, सेम डायरेक्शन में होता है तो जुड़ जाते हैं। मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, आप चाहो तो अपने 11th वाले पार्ट में इसे नोट कर लो। 5 + 3 यानी कि 8, और यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, तो 5 - 3 बोले तो 2। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? क्लियर? मैं वापस बोल रहा हूँ, नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ता बिल्ली अगर एक ही डायरेक्शन में ताकत लगा रहे हैं तो जुड़ गए, कुत्ता बिल्ली अपोजिट डायरेक्शन में ताकत लगा रहे हैं तो माइनस है। वो अच्छी बात है, मैं समझ गया जिन बातन ने। अब आफत तो तब होगी जब ऑब्जेक्ट जरो कुत्ता जालंग है, जरो 5 न्यूटन थे और बिल्ली जालंग है जरिए 3 न्यूटन थे। ये बड़ी दांत है। समझ में आ रही है बात? कुत्ता जालंग है जरो 5 थे, बिल्ली जालंग है जरिए 3 थे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाओ? बताओ भैया, अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाओ? तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया यूँ जाओ, कुत्ता ज्यादा ताकत लगा रहा है, तो इतने दिनों बिल्ली चुप बैठेगी। बिल्ली का मानना ही है, बिल्ली ना मानना ही भाई साहब, बिल्ली ना मानना ही। क्लियर? सुनो, कुछ लोगों का लॉजिक ये जाता है कि 5 न्यूटन कुत्ता ताकत ज्यादा लगा रहा है तो ऐसे जाएगा। सपोज करो कुत्ते ने थोड़ी बहुत देर में इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ सरका लिया, तो इतनी देर तक बिल्ली चुप बैठेगी क्या? बिल्ली चुप तो नहीं बैठेगी, बिल्ली ताकत कम लगा रही है लेकिन लगा तो रही है ना, खेचाता नहीं है रही है दो में। तो ऑब्जेक्ट ना तो बिल्कुल ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा बीच में। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा ना, दैट वुड बी लाइक दिस, ऐसे करके। क्या बात समझ में आई आपको मेरी? है ना? इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किसका है? कुत्ता और बिल्ली का रिजल्टेंट ये है। नहीं है बात समझ में? क्लियर? फिर से बताना, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा है, बिल्ली जालंग खींच रही है, तो ये ऑब्जेक्ट जाओ कौन सी लंग? कैसे जाओ? हाँ, ये सब करके बताइए वो, ऐसे मैं बेर बेर पूछूंगा सवाल। तो दिस इज रिजल्टेंट। जो ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा, बिल्ली जालंग खींच रही है, रिजल्टेंट कैसे जाओ? समझ गए ना? समझ तो रहे हो कि मैं ही मैं, तुम भी? अच्छा, कुत्ता बिल्ली, बोलो बोलो। हाँ, क्लियर? ये जो कुत्ता बिल्ली करवा रहा हूँ समझ में आ रहे हैं तुम्हें? आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो हवाल पता पाल लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा एक एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, कुत्ता 5 न्यूटन से इधर, बिल्ली 3 न्यूटन से इधर, तो रिजल्टेंट ऐसे जाता है। ठीक है, आप ऐसा पिक्चर बना सकते हो अपने 11th के पार्ट में, क्योंकि मैं करूंगा इन कामों को रोज रोज। इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं, है ना, तो एक लास्ट बात और बता दो, फिर मैं आपको एक डेफिनेशन समझाऊंगा, क्योंकि उस डेफिनेशन को समझने लायक हो जाओगे आप। ये क्या शेप है? सर्कल है। सर्कल है, सर्कल पे ये मैंने कहाँ ड्रॉ करो, ये बता दो बस मुझे, क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, पचौरी जी आज बोले हैं टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं इसको, टेंजेंट। ठीक है, वेरी गुड। तो चलो, मतलब आप जानते हो कि इसको टेंजेंट बोला जाता है ना? सीन क्लियर है ना? अब आता हूं, अब आप समझने लायक हुए हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती क्या है। ध्यान से देखें, ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपने बोला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाती हैं। यही बोला था आपने मुझसे, बोला था ना? और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर, सही बोल रहा हूं? तो मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले आपको जो समझाया वो केवल इतना समझाया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी डेफिनेशन समझ में आ गई थी आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की? आगे की डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड on which if we draw a tangent at any point, जैसे मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो इससे मुझे यह पता चल गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो बोल रहा हूं आपको समझ नहीं आएगा, बस सुन लो ध्यान से, है ना? समझ नहीं आएगा अभी 1 मिनट, है ना? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। किसी ने मुझसे पूछा कि भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, तो कुछ मत करो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। किसी ने पूछा भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, तो कुछ मत करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कहने का तात्पर्य यह है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर जवाब दूंगा क्यों। सुनो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड on which if we draw a tangent at any point then it will show the direction of electric field at that point. Again I repeat, electric lines of forces are the open smooth curve in an electric field on which if we draw a tangent at any point then it will show the direction of electric field at that point. कहानी समझ में आई? डेफिनेशन समझ में आई? सारा मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हुई। ये हमारा क्वेश्चन है, सही बोल रहा हूं ना? यही गड़बड़ है ना? तो समझो ये कैसे आई। आप एक बात बताओ, मैंने अभी हाल ही आपको बताया था किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है? चार्ज की वजह से। बताया था चार्ज की वजह से। यहां कितने चार्ज है जरा देखना, जरा 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। यानी इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तो एक तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी। अब आप बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? बताओ इस पॉइंट पर। मैंने सिखाया था अभी डायरेक्शन निकालना आपको। जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पॉजिटिव मान लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कितना जाओगे? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, बोलो भैया, सही बोलना। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर आएगी? बताओ। ऐसे आएगी। वेरी गुड, समझ में आई बात? अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? रिजल्टेंट यही तो आएगा। नहीं, यही बात समझ में? सीन क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। नहीं है बात समझ में? कैसे आई है? समझ में आई बात डायरेक्शन? चलो आओ इधर भी चेक करते हैं, इस पॉइंट पे भी चेक करते हैं। इस पॉइंट पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। आप बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर आएगी? बताओ। हाँ, ऐसे आएगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे आएगी? वेरी गुड, ऐसे आएगी। अब आप ही देख लो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा। नहीं, यही बात समझ में आई बात? क्लियर है? तो इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहानी समझ में आई भैया? बोलो पहले ये क्लियर है? फटाफट पढ़ लो इसको। ओके गाइस, ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल हम लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, आप डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर करके आना, फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।